जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि है बायोलॉजी का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गन्स यानी कि अंग होते हैं, हमारे शरीर के जो हिस्सा लेते हैं और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो इसको आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे जो ये डायग्राम नजर आ रहा है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है कि कैसे वायुमंडलीय जो हवा है, वो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, वो अंदर आती है और फिर किस तरीके से हमारा बॉडी उसमें से ऑक्सीजन को लेता है और अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बने रहता है CO2 उसको बाहर निकालता है, एक्सेल करता है। तो पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे, बस आप बढ़ने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स यानी कि फेफड़े, तो फेफड़े आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये उसका बायां हिस्सा है, लेफ्ट लोब है, ये उसका दायां हिस्सा है, राइट लोब है। इन दोनों के बारे में मैं कुछ बता दूं जो एग्जाम्स में बड़े ही बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब लेफ्ट लोब की बात की जाती है तो लेफ्ट लोब आकार में यानी कि साइज में बड़ा होता है, बड़ा इन द सेंस लार्ज होता है। लार्ज होने के पीछे का रीज़न क्या है कि लार्ज होने के पीछे का रीज़न है क्योंकि वो जो दिल होता है ना, दिल हार्ट, उसको जगह देता है। तो लेफ्ट लोब जो है मतलब फेफड़े का जो बायां वाला हिस्सा है वहाँ पे होता है दिल, तो उसको जगह देने की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है लेकिन वजन कम होता है। वजन इसका होता है 570 to 75 ग्राम के अराउंड। बात करेंगे अगर राइट लोब की यानी कि दाईं पाली की, फेफड़े के दाहिने हिस्से का, दाहिने भाग का बात करेंगे तो जो फेफड़े का दायां हिस्सा है वो आकार में बाएं के तुलना में यानी कि लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। रीज़न इसके पीछे क्या है कि ये अपने नीचे लीवर को जगह दे रहा होता है, यकृत को जगह दे रहा होता है। ये डायफ्राम ये इसके साथ ही लिंक्ड रहेगा, उसको मैं समझाऊंगा, मैंने अलग से बनाया हुआ है। बट ये लीवर को क्या करता है, जगह दे रहा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है लेकिन इसका वजन ज़्यादा होता है। ये 620 to 25 ग्राम्स का होता है। तो ये फेफड़े से जनरल इंट्रोडक्शन था लंग्स के बारे में। अब लंग्स से ही आगे बढ़ते हैं कि जो भाई लंग्स रहता है यानी कि जो फेफड़ा रहता है मानव का, तो उसके बाहर के ही जस्ट जो लंग्स होगा उसके बाहर ही जस्ट मतलब ये रिब्स के पहले ये इस तरीके से मेम्ब्रेन रहेगा यानी कि झिल्ली। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये झिल्लियों से घिरा होता है दोनों का दोनों फेफड़ा, मतलब फेफड़े के दोनों हिस्से, वो भी और ये भी। मैं केवल इधर ही बना रहा हूँ। इस जो आंतरिक जो झिल्ली होती है, जो अंदर की जो झिल्ली होती है, जो चिपकी होती है फेफड़े की दीवार से, उसको हम लोग विसरल प्लूरा बोलते हैं। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विसरल प्लूरा। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंतरिक जो झिल्ली होगी, मेम्ब्रेन होगी प्लूरा की, उसको विसरल प्लूरा बोलेंगे और जो बाहर का होगा उसको हम लोग नाम देते हैं पैराइटल प्लूरा। इसको इंग्लिश में भी ऐसी, मतलब आप आंतरिक और बाहरी करके याद रखिए मेम्ब्रेन्स को। ठीक, इन दोनों प्लूरा के बीच में, इन दोनों प्लूरा जो है इनके बीच में एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है। ये चीज़ें जानिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके और पूरे फैक्ट्स हैं। तो दोनों पैराइटल और विसरल प्लूराज के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लूरा कैविटी। तो प्लूरा जो कैविटी होती है उसमें भरे होते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो होते हैं यानी कि प्लूरल द्रव्य जो है वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। इसको याद रखिएगा, किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। प्लूरल फ्लूइड जो है वो किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। और वो जो फ्लूइड है वो काम क्या करते हैं कि भाई जब हम लोग इनहेल करते हैं सांस और एक्सेल करते हैं, इस केस में ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, ऊपर नीचे सरकती हैं। ठीक है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। इस केस में इनके बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो फ्लूइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप सोचिए फ्लूइड ना रहे या फिर उसकी जगह कुछ और आ जाए, इसलिए तो उस समय में जैसे आप सांस लीजिएगा और वो एक दूसरे के ऊपर सरकेंगे तो आपको काफ़ी दर्द का एहसास होगा। ठीक है, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगेगी। तो अगर कहीं से उस फ्लूइड की कमी हो जाए या उसमें पानी चले जाए या ऐसा कुछ हो जाए, इन दैट केस आपको बहुत ही दर्द होगा जब आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर को। तो उस केस में आपको काफ़ी दर्द का अनुभव होगा और वो जो रोग होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्पनिया। क्या नाम देते हैं, डिस्पेनिया या डिस्पनिया नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी हुई लंग्स से रिलेटेड। अब ये लंग्स जो है ये सिक्योर रहता है किसके बीच में, ये जो रिब्स है ना, ये रिब्स पसलियां, ठीक है, और इस रिब्स के बीच में जो जगह दिख रहा है वो मसल्स हैं।
मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ, पेशियाँ, और पसली और पेशी में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये जो रिब्स है, ये जो आ रहे हैं रिब्स, ये आते हैं जो पूरे के पूरे ये जो रिब्स आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं और पीछे जाके मिल रहे हैं किसमें, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें, कशेरुकी या मेरुरज्जु जिसको बोलते हो आप लोग। तो ये पूरे के पूरे ऐसे जो रिब्स ऐसे आके घूमे रहते हैं, मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो ये होगा रिब्स। अब इस रिब्स के जो बीच में ये जो जगह दिख रहा है ना, ये जो बीच में जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे होंगे मसल्स। पूरा एक कंस्ट्रक्शन बना रहता है लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन मसल्स को इन रिब्स, ये जो है रिब्स, देखिए ये रिब्स है, ये जाके बैक से जुड़े हुए हैं, ठीक, कशेरुकी जिसको आप लोग नाम दे देते हैं। और ये जो रिब्स हैं ये आके कार्टिलेज के थ्रू जुड़े होते हैं स्टर्नम से। किससे जुड़े होंगे? स्टर्नम से। यहाँ पे स्टर्नम है, ये यहाँ पे सारे के सारे आके रिब्स ऐसे जुड़े हुए हैं और ये है आपका स्टर्नम, ठीक। इसी स्टर्नम से डायफ्राम भी जुड़ा होगा, ठीक है। मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पे, फिलहाल आप लोग समझते जाइए। और इस रिब्स की आप टच करके देख सकते हैं, हर रिब्स के बीच में जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको सोचा कि इसको ऐसे आगे समझाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये आप लोग एंजॉय भी करेंगे काफ़ी इस वीडियो को। तो आप देखिए, टच करके देखिए कहीं भी, तो ये आपको हर जगह गैप मिलेगा। तो वहाँ पे मसल्स है यानी कि पेशियाँ हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके का होगा। एक्सटर्नल वाला इंस्पायरेशन में और इंटरनल वाला एक्सपायरेशन में हेल्प करेगा। तो ये मसल्स होते हैं, ठीक। अब ये मसल्स को अब मैं अलग कलर करने जाऊँ, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये अप्रोच या मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि बड़ा ज़रूरी है जानना। नहीं तो मैं ऐसे आया और बता के गया तो ये अच्छा मतलब नहीं होगा, मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये रिब्स आके जुड़ रहे हैं कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से। आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं? बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मुझे ज़रूरी है जानना मेरे लिए। अब ये एक कंस्ट्रक्शन हो गया किसका? लंग्स का। लंग्स ऐसे प्रोटेक्टेड हो गया। अब लंग्स में कौन आ रहा है, ट्रैकिया वगैरह क्या है, सिस्टम, रेस्पिरेशन कैसे होगा, उस पर मैं आऊँगा। फिलहाल इसको समझना ज़रूरी था। अब बात करेंगे डायफ्राम का। डायफ्राम क्या होता है कि ये जो लंग्स है ना, आप यहाँ हाथ डालिए अपने पेट में, जो बाबा रामदेव से चिपका लेते हैं एकदम से पूरा एकदम गायब नज़र आता है, तो वहाँ पे स्थित होता है डायफ्राम। डायफ्राम कनेक्टेड रहता है यानी कि जुड़ा होता है इस स्टर्नम से, वो भी जुड़ा होगा। आप सोचिए स्टर्नम यहाँ पे है, ठीक है, ये ठीक। तो अब इस स्टर्नम से भी आकर डायफ्राम जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ कशेरुकी यानी कि जो पीछे का जो है मसल्स उससे भी जुड़ा है और साथ ही साथ वो रिब्स से भी कनेक्टेड है यानी कि पसलियों से भी जुड़ा हुआ है। और डायफ्राम प्रोटेक्टेड होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर उसमें पंक्चर हो गया, खेल खत्म, डेथ, ठीक। ये बवाल और ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे हैं। डायफ्राम होगा क्या कि जब आप जैसे सांस लेते हैं, एक डोम के शेप में होता है और जहाँ पे थोरेसिक कैविटी होती है वहाँ पे एक उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स के शेप में होता है और जहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ पे ये होता है आपका अवतल यानी कि कॉन्केव के शेप में आ जाता है ये, ठीक। ये अंदर में रहेगा, ये पूरे रिब्स उसके नीचे में रहेगा, मतलब एक टायर की एक ट्यूब की तरह वर्क करेगा। जब आप क्या करेंगे, अंदर हवा को लेंगे तो ये सारे का सारा क्या होगा, लंग्स देख रहे हैं, ये इस तरीके से मैंने छोटे छोटे एरो बना के आपको समझाया हुआ है। मैंने जैसे ही इनहेल किया, जब इंस्पिरेशन होगा तो इस केस में ये जो है डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि संकुचित होता है और संकुचित होकर सीधा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होकर कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अगेन जैसे ही आप एक्सपायरेशन करेंगे, ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, उसका डायग्राम है, जैसे ही आप एक्सपायरेशन करेंगे तो ये फिर से अपने फर्दर शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो प्रेशर है, किस तरीके से क्यों हम लोग अंदर हवा लेते हैं, फिर वो कैसे बाहर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे 760 mmHg होता है, मतलब 760 mmHg के आसपास हम लोग मानते हैं ना जी, समुद्र तल से दाब के आधार पर। तो मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है और अंदर का जो प्रेशर है 756, 758 इस तरीके का अगर हो जाता है तो जो वायुमंडलीय दाब अधिक से कम की ओर जाएगा, तो इस कारण से हवाएं अंदर जाती हैं, फेफड़ों में भरती हैं। आप बात समझ रहे हैं? फिर अंदर जाने के बाद इसका जो दाब है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा होने के केस में अब बाहर का जो है वो इसकी तुलना में जैसे कि 762 mmHg के आसपास हो जाए तो वो बाहर अब क्या होगा, निकलेगा। मतलब बाहर का दाब कम और अंदर का दाब हमने जो भर लिया है वो ज़्यादा, तो इस केस में क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा समझिए, इससे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप लोग डील कर पाएंगे
और ना ही केवल बायोलॉजी, और भी एग्जाम्स में कि ऊंचाई पे चढ़ने, नीचाई पे चढ़ने, ऑक्सीजन की कमी वाली जगह पे जाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जगह पर जाने पर, तो ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट यहीं से बन के निकलेगा अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना चालू करेंगे। फिलहाल मैं लंग्स पे आता हूँ वापस। तो लंग्स पे मैंने विसरल और पैराइटल, प्लूरा कैविटी, प्लूरा फ्लूइड के बारे में बताया जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। उसके बाद मैंने डायफ्राम को भी डिस्कस किया कि भाई डायफ्राम होता है और कहाँ होता है, रिब्स, स्टर्नम एंड जो कशेरुकी वगैरह यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स के जो बोन्स वगैरह होता है उनसे कनेक्टेड रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और जब हम लोग इंस्पिरेशन करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर, संकुचित होकर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और जैसे ही एक्सपायरेशन करेंगे वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो लंग्स हो गया और आपका डायफ्राम हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब डायफ्राम को हमने डिस्कस कर लिया है, अब चल रहे हैं हम लोग। मैंने इस पूरे डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है कंडक्टिंग पाथ और दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, कंडक्टिंग पाथ इन द सेंस कि जहाँ से होकर हवा, जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो एंटर करेगा। पूरा कंडक्टिंग पाथ कहाँ से होकर कैसे जाएगा और उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, और उन पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और रेस्पिरेटरी जोन, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया होगी, जो जटिल प्रक्रिया है, जो समझने की चीज़ है, रेस्पिरेटरी जोन में होगी, तो उसको डिस्कस करेंगे। कंडक्टिंग पाथ की शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल से, यानी कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं। नाक के भी 3 हिस्सों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जस्ट वो होगा आपका एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस से होते हुए फेरिंग्स। अच्छा, ये ऑर्डर जो थोड़ा सा है इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ग्लॉटिस जो है फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में आता है। ठीक, तो इसको लेके कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। तो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया जो आता है वहाँ पे, कहाँ पे, जो थॉरेक्स होता है, ठीक है, जो आ रहा है T4 और T5 जो बोन्स हैं उनके बीच कहीं, वो क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकस में टूटता है। तो जो ट्रैकिया है वो प्राइमरी ब्रोंकस में टूटेगा, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। प्राइमरी मतलब प्राथमिक ब्रोंकस ही उसको बोलेंगे। ठीक, नाम हिंदी में ट्रैकिया को ट्रैकिया ही बोलेंगे, लैरिंग्स को स्वर यंत्र बोल सकते हैं आप। ठीक, और फेरिंग्स होता है ग्रसनी। कहिए तो मैं लिख भी देता हूँ, फेरिंग्स हो गया आपका ग्रसनी, ये हो गया स्वर यंत्र। नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन आप लोग बात सुन के लिख लीजिए, और बाकी नोट्स में है, क्लियर। और ट्रैकिया को ट्रैकिया ही बोलेंगे या ट्रैकी भी बोलते हैं। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकस। तो अब यहाँ पे ये प्राइमरी ब्रोंकस में टूटेगा, ट्रैकिया आके प्राइमरी ब्रोंकस में टूटेगा। और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्टिलेज रिंग्स, ये जो रिंग्स मैंने बनाए हुए हैं, उपास्थि वाला इसको नाम देते हैं हिंदी में। तो ये अस्थि नहीं, उपास्थि होती हैं, और कार्टिलेज मतलब बोन्स नहीं, कार्टिलेज होगा। और ये पूरा इसको क्या करेगा, यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं टच करके। ठीक है, तो आप लोग महसूस भी कर लीजिए, इसलिए इंटरेस्टिंग है और एक बार में याद होगा। तो जैसे ही यहाँ पे महसूस करेंगे तो आपको कार्टिलेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये कार्टिलेज जो रिंग्स हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं इस पूरे ही कंडक्टिंग पाथ को। ठीक, चाहे ग्रसनी हो या बाकी जो चीज़ें हों, मतलब ये एक पाथ है। और ये खास करके जो फेरिंग्स की बात करेंगे वो वायु मार्ग और भोजन मार्ग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग जब डाइजेशन पढ़ेंगे तब भी हम लोग फेरिंग्स को पढ़ेंगे, और अभी हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तभी हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन दोनों के लिए मतलब एक्चुअल में यहाँ पे आके दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब वायु मार्ग भी और भोजन मार्ग भी। ठीक, तो यहीं पे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, वही देखते हैं हम लोग। तो कंडक्टिंग पाथ नॉस्ट्रिल, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, और इसके बाद ब्रोंकियोली के बाद रेस्पिरेटरी जोन चालू होगा, टर्मिनल ब्रोंकियोली। उसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोली। उसके बाद आता है आपका एल्वियोली डक्ट, उसके बाद एट्रियम जो मैंने नहीं लिखा है, और फिर आता है एल्वियोली सैक, और उसके बाद आता है एल्वियोलाई या एल्वियोली। ठीक, प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है अपना। ठीक, वो है तो है विरासत में मिला हुआ। तो एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई ही मेन जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके रेस्पिरेशन का। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है आपके श्वसन की वो है एल्वियोलाई। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी। मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग देख लीजिए उसको, फुफ्फुसी। ठीक है, मात्रा में मत दिए, अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसको नाम दिया जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, और उसको हम लोग एल्वियोलाई या फुफ्फुसी बोलते हैं। तो कंडक्टिंग पाथ और उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन। चलिए डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग पाथ को। तो कंडक्टिंग पाथ में सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल में 3
चीज़ों में मैंने उसको नॉस्ट्रिल को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जहाँ पे बाल वगैरह होते हैं, जो धूल के कण रोकने वगैरह के लिए बनाता हूँ, वेस्टिबुलर, और जो कि एक्टोडर्म से बना होता है वेस्टिबुलर, जो वेस्टिबुलर पार्ट इसको नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी, यानी कि जहाँ पे सांस वगैरह आ रहा है वो बने रहेगा सीरस तथा म्यूकस से, और ये एक्चुअल में टेम्परेचर बैलेंस करता है। अगर बाहर की हवा गर्म है और शरीर का तापमान कम है तो उसको बैलेंस करने का एज वेल एज मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर से, उसके बाद उसको बॉडी में एंटर करता है। मान लीजिए 40 डिग्री है बाहर और बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, ठीक, तो ये क्या करेगा कि उस 40 को 30 में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। नहीं कर पाएगा तो उस टेम्परेचर का आपके बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो ये काम करता है रेस्पिरेटरी वाला हिस्सा। और ऑल्फैक्टरी जो है, यानी कि जो स्नेडेरियम एपिथेलियम से बना होता है, उसका इंपॉर्टेंट काम होता है गंध को पहचानना। तो ये 3 हिस्से होते हैं नॉस्ट्रिल के, नाक के। ये देखिए जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा 1, 2 और ये 3, तो तीसरा आप कभी भी कुछ भी स्मेल करिएगा, अभी भी स्मेल करके सेंस कीजिए, वो इस वाले रीजन से ही आपको सेंस होता है। तो उसको हम लोग मानते हैं, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी। तो उसका काम है गंध को पहचानना, और अगर गंध काफ़ी बुरी है, गंधीली है, तो वो सांस को वहाँ पे रोकता है और आप कुछ देर के लिए रोक के आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर इनहेल करते हैं, ठीक। तो ये काम है इनका। तो ये एक एक्चुअल में, बाकी तो ये हमारे सेक्शन, हमारे टॉपिक के लिए ये एक पाथ है, कंडक्टिंग पाथ है, जहाँ से होकर क्या होगा, वायु एंटर करेगा और लंग्स तक पहुँचेगा। हमको पहुँचाना है उसको एल्वियोली तक, वहाँ पे कहानी चालू होगी रेस्पिरेशन की। एपिग्लोटिस का काम है ग्लॉटिस को खोलना और बंद करना। अब ग्लॉटिस को खोलना और बंद करने का मतलब ये है कि जब आप भोजन ग्रहण कीजिएगा तो आपका आहार नाल अलग है, ध्यान दीजिएगा बात को, आहार नाल अलग है, और ट्रैकिया ये रेस्पिरेशन के रास्ते जाती है, और आहार नाल जो है वो उससे आप फूड हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। तो कहीं गलती से जो हमने खाना खाया है वो ट्रैकिया में इंटर ना कर जाए, नहीं तो चोक हो जाएगा, और चोक मतलब कि अब सांस जाएगा ही नहीं और ना आएगा। तो जब सांसें नहीं है तो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो उस चीज़ को सेंस करके दिमाग जब उसको मैसेज देता है, तो एपिग्लोटिस जब भोजन हम लोग करते हैं निगलने के समय ग्लॉटिस को बंद कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लॉटिस को बंद करता है। ग्लॉटिस ऐसे ट्रैकिया के जस्ट ऊपर के पाथवे पर रहता है, उसको क्या करेगा, ये बंद कर देगा, बाकी समय खुला रहता है। इसीलिए कहते भी है ना कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर क्या हो सकता है, अगर माइंड में थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्बेंस होगा, एपिग्लोटिस ग्लॉटिस को खोल दिया तो आपका ऊपर का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का काम है ग्लॉटिस को खोलना और बंद करना। खाना खाते समय ये क्या करेगा, उसको बंद कर देगा, बाकी टाइम ग्लॉटिस खुला रहेगा एयर के लिए आने जाने के लिए, कंडक्टिंग पाथ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। फेरिंक्स, ग्रसनी, तो इसके बारे में भी मैंने बताया आपको कि 3 तरीके का, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स, ठीक। तो ग्रसनी जो है वायु और भोजन मार्ग जो है यहाँ पे जाके एक दूसरे से मिलते हैं, और यहीं पे होता है आपका ग्लॉटिस। फेरिंक्स के बाद ही आता है ग्लॉटिस। मैंने बताने के लिए बता दिया, मैंने अब शुरू में भी आपको ये चीज़ कही थी, तो ये ठीक था। और लेरिंगोफेरिंक्स जो है वो जाके आपका खत्म होता है लैरिंग्स में, स्वर यंत्र पे। लैरिंगोफेरिंक्स यानी कि जो ग्रसनी का एक हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा, वो जाके खत्म होता है कहाँ पे, लैरिंग्स पे, स्वर यंत्र पे। और स्वर यंत्र भी 2 होगा भाई, एक अपरेंट टाइप का और एक रियल टाइप का, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जो जिसको आप लोग बोलते हो ना, ध्वनि यंत्र, जो हमारे में जहाँ से आवाज़ निकल रही है, तो जो 2 होंगे ना, तो एक अपरेंट मतलब ऐसी ही नॉर्मल वाला है, और एक होता है जो रियल वाला जहाँ से आवाज़ निकलती है। और इसका जो साइज़ होता है, तो जो हम ह्यूमंस हैं उसमें मादा और जो पुरुष हैं उसमें अलग अलग होता है। पुरुष में 2.25 सेंटीमीटर, और मादा में जो वोकल कॉर्ड्स होता है उसका साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर के लेंथ का। तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक। तो अब बात आते हैं, चलिए अब आगे ध्यान देंगे, ट्रैकिया को समझते हैं। ट्रैकिया मैंने बताया था T4 और T5 के बीच में कहीं जाके ऐसे टूटती है, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट के लिए और प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट और राइट के लिए, मतलब दोनों जगह ये क्या रहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकस। और यही क्या करती है, हवा को लेके आती है लंग्स में, और सबसे पहली जगह जहाँ से एंटर होता है वो है आपका प्राइमरी ब्रोंकस, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ से हवा इधर जाएगी और यहाँ से हवा इधर जाएगी। अब यहाँ से खेल, ठीक। फिर अब प्राइमरी के बाद ये देखिए मैंने कुछ सेकेंडरी निकाले हुए हैं ब्रोंकस,
इसमें भी नज़र आ रहे होंगे, इसमें भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस में जाएगा। उसके बाद वो फिर टर्सरी में जाएगा। टर्सरी देखिए कि जैसे कि ये मैंने नाम भी लिखा हुआ, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, और उसके बाद ब्रोंकियोली, ठीक, ये वाला जो ब्रांच, और ये टर्मिनल, ये होता है एक्चुअल में टर्मिनल, और ये जो पतला पतला दिख रहा है वो होता है रेस्पिरेटरी। मतलब कि देखिए ऐसे आया, मतलब ये बनाता हूँ मैं यहाँ पे, आप ध्यान से समझिएगा। ये प्राइमरी आया, प्राइमरी से निकलेगा ऐसे सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फिर आप निकाल दीजिए कुछ कुछ ऐसे टर्सरी टाइप का, और टर्सरी से सेकेंडरी आगे चले जाएगा, ये प्राइमरी भी आगे जाते रहेगा। तो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, और ये टर्सरी था। टर्सरी से फिर निकलेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे, और फिर उसके बाद ऐसे। तो ये आपका ब्रोंकियोली, फिर ये आपका टर्मिनल, ठीक है, और उसके बाद ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोली, और उसके बाद ये आता है एल्वियोली। और इसी में पूरा और डिटेल में एल्वियोली को जब ओपन करेंगे ना तो आपको दिखेगा एल्वियोली डक्ट, एट्रियम और एल्वियोली सैक, और उसके बाद एल्वियोली। तो इसको आप सिंपली अभी फिलहाल के लिए एल्वियोली समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये पूरा एक चेन रहता है जो ट्रेकिया का आगे बढ़ता है। और फिलहाल अगर आप पहुंच गए इस जगह पर, तो यहाँ तक ये कंडक्टिंग पाथ था। कंडक्टिंग पाथ कहने का मतलब है कि हवा क्या कर रही थी, वहाँ तक आ रही थी। अब रेस्पिरेटरी जोन में जब आप एंटर करेंगे तो रेस्पिरेटरी जोन में आप पढ़ेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोली को, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोली को, एल्वियोली डक्ट, एल्वियोली सैक और एल्वियोली को, यानी एल्वियोलाई यानी कि फुफ्फुसी को। अब ये पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ इनके साथ जो रेस्पिरेशन है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो 4 स्टेप्स कौन कौन से, चलिए ध्यान देते हैं, मैं लिख लेता हूं। देखिए 4 चरण कौन कौन से होंगे, ब्रीदिंग यानी वेंटिलेशन, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का विनिमय, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज यानी गैसों का परिवहन कैसे होगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। तो 4 भागों में श्वसन को, रेस्पिरेशन को डिवाइड किया गया है। बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्वेश्चंस भी मोस्टली यहीं से बनेंगे। तो पहला वाला प्रोसेस जो ब्रीदिंग, वो सिंपली है, जो बहुत बार ऐसा पूछा भी जाता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग यानी कि श्वास करके और श्वसन में क्या अंतर है। तो भाई देखिए सिंपली ये अंतर है कि ये बस नाम की प्रक्रिया है। नाम की प्रक्रिया इन द सेंस कि इस प्रक्रिया में बस फेफड़े जो हैं यानी लंग्स जो हैं, इनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि इनमें फैलाव और सिकुड़ाव होगा। साथ ही साथ जो बाहर की हवा है फेफड़े तक गई और बाहर निकाल दी गई, इनहेल एंड एक्सेल। तो बस यहीं तक इसको काउंटिंग किया जाता है। इस प्रोसेस को यहीं पे मान लिया जाता है कि ये आपका एक क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग कहलाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय, यानी कि जो वायुमंडल से जो गैस आई है, हमने इनहेल की है, ठीक, वो अब उनका विनिमय कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा। मतलब कि एल्वियोली क्या करेगी, पल्मोनरी वेंस से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करके, मतलब उनको ऑक्सीजन देगी, O2 देगी, और उनसे जो हमारे बॉडी में जो सारा CO2 था वो लाके हम एल्वियोली ले लेगी, और एल्वियोली से फिर क्या हो जाएगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक्सचेंज हुआ, ठीक। उसके बाद परिवहन, तो परिवहन जो है गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसके लिए एक अलग यूनिट लगी हुई है और उसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। तो एक्चुअल में देखिए हार्ट और लंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि हार्ट सारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड का वही करता है, और ब्लड ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह या कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तो हार्ट क्या करेगा, एक तरफ से भेजेगा अशुद्ध रक्त को और एक तरफ से लेगा शुद्ध रक्त को। यानी कि अगर ये आपका हार्ट है, ऐसे ही बनाते हैं ना आप लोग, तो हार्ट ये हमारा यहाँ पे है लंग्स, तो ये यहाँ पे अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को भेजता है, और समझ लीजिए इस तरीके से यहाँ से लेता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को भेजता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, इन द सेंस कि इस वाले में CO2 प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो इसको भेजेगा, लंग्स क्या करेगा, उसको प्यूरिफाई करेगा ब्रीदिंग के जरिए, उसमें से CO2 को लंग्स ले लेगा और बाहर निकाल देगा, ठीक। और जो O2 आया है उसको इसमें जोड़ देगा और फिर वो हार्ट को भेज देगा। तो हार्ट को मिल गया O2 और हार्ट का चले गया CO2। अभी फिर ये क्या करेगा, ये O2 वाला ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा ह्यूमन हार्ट, और जो CO2 है पूरे बॉडी से जो आ रहा था CO2 वाला ब्लड उसको वापस ले जाएगा। तो ये रिसाइकल चलता रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब मैं हार्ट को पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, मतलब मज़ा आ जाएगा, समझ लीजिए,
ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल परिवहन के लिए मैंने इसको इतना बता दिया आप लोगों को। सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन मतलब कि जब ये जाएगा तो किस तरीके से टूटेगा, ठीक, मतलब कि कैसे आपको एनर्जी, एक बार इनहेल करते हैं तो 16,000 जूल के अराउंड, किलो जूल के अराउंड हम एनर्जी जनरेट करते हैं। बट अगर हम वर्कआउट वगैरह ना करें तो चीज़ों को मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। चलिए फिलहाल इस डायग्राम को मिटाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जो वेंटिलेशन है वो तो ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनल यानी अंतः श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें हम डायफ्राम को फिर से देखेंगे। और डायफ्राम के साथ साथ आपके आएंगे इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि पेशियाँ, इंटरकोस्टल पेशियाँ जो दो तरह के होंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो जनरली इतना जानिए कि रेस्पिरेशन मोस्टली 75% डायफ्राम पे डिपेंड करता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन पे। इंस्पिरेशन में जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 75% भाग श्वसन का, श्वसन के होने का, श्वसन की क्रिया का 75% भाग किस पे डिपेंड करता है, डायफ्राम पे डिपेंड करता है। और डायफ्राम के बारे में मैंने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताए थे आपको। तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैस में आएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस में दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डायफ्राम, ठीक, और इंटर कोस्टल मसल्स। इसको हम लोग इंटरकोस्टल पेशी ही बोलेंगे। कुछ जो हैं पसलियाँ, रिब्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इंटरकोस्टल पेशियों को, क्योंकि वही सपोर्ट करती हैं, वही सपोर्ट देती हैं। तो समझ लीजिए कि 75% रेस्पिरेशन ड्यू टू डायफ्राम और 20% ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल्स होता है। इंटरकोस्टल भी इंटरनल और एक्सटर्नल दो होगा। एक्सटर्नल के वजह से इंस्पायरेशन होता है और इंटरनल के वजह से एक्सपायरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। इस बात को याद रखिएगा। तो डायफ्राम, और डायफ्राम के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के लेक्चर में शुरू में डायफ्राम बड़े अच्छे से बताया था। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायफ्राम को पंक्चर कर दिया जाए तो आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन 75% वो कंट्रोल कर रहा है। तो ख़त्म कहानी। जो महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, जब एक माँ बनती है औरत कोई, तो जब उसका जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, ठीक, तो उसको स्पेस देने की वजह से वहाँ पे डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, वो बंद हो जाता है। मतलब नियति का अद्भुत खेल है। मतलब मानव शरीर जो है अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत चीज़ है। समझ के देखिए कि ये 75% कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी तो उस समय में डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि भ्रूण जो है उसको जगह देना होता है। तो कैसे चीज़ें अपने आप, ठीक, अब वो और डिटेल का सब्जेक्ट है, ठीक, इतना भी बायो हमको नहीं आता है और वहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि नीट के क्वेश्चंस को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम जितना है उतना हम लोग कर लेंगे और क्वेश्चंस एमसीक्यू बड़े अच्छे लेवल के आएंगे। जो कमी वीडियो में रह जाएगी एमसीक्यू में पूरा कर देंगे, ठीक। चलिए, तो डायफ्राम के बारे में आपने ये जाना। इंटरकोस्टल पेशियाँ दो होंगी, कौन कौन सी भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल। कोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल कोस्टल मसल। इंटरनल के कारण एक्सपायरेशन होगा और इसके कारण इंस्पायरेशन होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे विनिमय यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन लोग अदा करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे होगा। चलिए, तो अब हम लोग जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं उनको बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैंने एक जो यहाँ पे आपको ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा दिख रहा है ना जो एल्वियोली, तो इसको मैंने थोड़ा बड़े साइज में बनाया है और उसमें एल्वियोली सैक वगैरह या कैपिलरी जो है उसका एल्वियोली कैपिलरी मेम्ब्रेन वगैरह, उसको आप ध्यान से देखिए। ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रहा है ब्लू 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 लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली कैपिलरी मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि श्वसन झिल्ली कह लीजिए आप। ये किसके बीच में होती है, जो ये पल्मोनरी वेंस जाती है ना, ठीक है, पल्मोनरी वेंस और ये जो एल्वियोली है, ये जो दिख रहा है, ये उनके आपस में, इन दोनों का कनेक्शन नहीं होता, इनके बीच में एक झिल्ली होती है, ठीक। उस झिल्ली से ही गैसें विसरित होकर, डिफ्यूज होकर क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, आदान प्रदान होता है। और गैस कहाँ से आई है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि भाई हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ भेजता है, वो प्यूरिफाई होती है, उसको ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली जाती है और फिर अगेन वो हार्ट को भेज दी जाती है, फिर हार्ट उसको बॉडी के सारे अंगों को सप्लाई करता है।
ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें कि क्या है, ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करेगा, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है इससे CO2 जो है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन में पल्मोनरी कैपिलरी से निकल के आ जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी से निकल के आ जाएगा किसमें, एल्वियोली कैपिलरी मेम्ब्रेन को पार करते हुए एल्वियोली में आ जाएगा CO2। क्यों आएगा भाई, इसका रीजन भी मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है कि जो प्रेशर होगा CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है, आंशिक दाब होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है 0.3 और जो ऑक्सीजन होता है उसका होता है 158 के अराउंड पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो अब होगा क्या कि जैसे ही ये आएंगे और ये इसके पास में एल्वियोली है, बीच में मेम्ब्रेन में झिल्ली है, झिल्ली का काम मैंने आपको बता दिया, तो एल्वियोली एयर, जो एयर आई है एल्वियोली में, फुफ्फुसी में जो हवा भरी है जाके, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी हमने लिया है, ठीक, तो उसके बाद होगा क्या कि वहाँ पे CO2 जो है उसके पास भी है, जो हम आप ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की भी आती है और ऑक्सीजन की भी जाती है एयर में। तो ध्यान दीजिएगा, अब दो लोग हैं, एक पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है, ये वेंस या एल्वियोली, दो लोग हैं। अब दोनों में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा भाई, जहाँ पे जिसका प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम, तो ज़्यादा से कम की ओर आ जाएगा। तो एल्वियोली में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है जो एयर, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी कम हो गया है ना ऑक्सीजन, इसीलिए तो हार्ट ने उसको भेजा लंग्स के पास कि भैया एक काम करो, इसमें थोड़ा ऑक्सीजन भर दो। ठीक, तो अब लंग्स उसका बात सुन रहा है, हाँ भेजो भेजो, हमारे पास तो एकदम हाई प्रेशर वाला ऑक्सीजन है, हम दे देते हैं। तो जैसे ही जाएगा वो, तो पल्मोनरी में देखेगा कि ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर डाउन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो हमने ली है एल्वियोली में आई है, वो एंटर कर जाएगी पल्मोनरी वेंस में। क्लियर। और ठीक इसी तरीके से अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है ब्लड में, तो ब्लड आएगा जैसे ही यहाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इनहेल किया है उसमें प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर कम है, और जो पल्मोनरी वेंस है जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, क्यों बना है, कैसे ज़्यादा हो गया, आता है ना क्वेश्चन। भाई ध्यान रखिए, जब भी आप, मैंने जब शुरू में ही पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक, तो ग्लूकोज जब टूटता है क्या बनाता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ऊर्जा, समझ में आया, जिसको एटीपी में संग्रहित करता है बॉडी, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना जी। तो उसकी अधिकता होगी कि नहीं होगी, तो इसीलिए अधिकता हो गई रहती है। तो जो पल्मोनरी वेंस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा, और जो एल्वियोली में आया हुआ एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम। तो ये इससे फिर इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, एल्वियोली में आ जाता है, फिर हम लोग एक्सेल करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और इस तरीके से फिर ये पूरी प्रक्रिया चलते रहती है। तो एक्सचेंज हो गया गैसेज का, मतलब लंग्स ने एक्सचेंज करने का काम कर दिया। बाकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस वो मेजर काम है, वो जो है वो हार्ट का होता है, और वो ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, और पूरे बॉडी में मतलब 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे पूरे बॉडी में मोस्टली ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टर्म में यानी कि ब्लड के थ्रू होता है, और बाकी थोड़ा बहुत 1-2% फिजिकल सॉल्यूशन यानी कि भौतिक विलयन के रूप में होता है। तो ये 3 हो गया। अब सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन कैसे होता है। तो कोशिकीय श्वसन क्या होगा कि भाई आपका जो ऑक्सीजन आया बॉडी में, तो वो यूज़ होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, और किसके ऑक्सीडेशन में, जो फूड है, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, पोषक तत्व मिले हैं, उसके ऑक्सीकरण में। तो जब ऑक्सीकरण होगा, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्या होगा, ऑक्सीकरण। देखिए हिंदी इंग्लिश इतना भी दिक्कत नहीं देने वाला, और ये कहलाते हैं पोषक तत्व। ठीक, तो जब पोषक तत्वों का ठीक ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा, एक सेल का बात कर रहा हूँ ना, ओनली 1 सेल, तो 1 सेल क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीडेशन के कारण उसको तोड़ेगा, और तोड़ के क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। तो तोड़ने में हमेशा 2 ATP इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है। जो ATP को, ऊर्जा को आपने संग्रहित करके रखा था, तो हर बार एक सेल द्वारा 2 ATP खर्च किया जाएगा पायरुविक एसिड को तोड़ने में, और हर बार जब भी ये टूटेगा तो फिर ये 4 ATP देगा, ये 1, 2, 3 और 4 ATP, मतलब कि 2 ATP हमने इन्वेस्ट किया है और हमें 4 ATP मिला, हमने गेन किया है। तो अगर नेट देखा जाए कि नेट ATP आपको कितना मिला, तो 4 - 2, हर बार आप 2 ATP
ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप गेन करते हैं। और एक एटीपी में, जानिए कि एक एटीपी में, 1 एटीपी में 8000 कैलोरी क्या होता है, 8000 कैलोरी होता है 1 एटीपी में। तो हर बार एक सेल, हर बार जैसे ही आप सांस लेते हैं, एक सेल 2 एटीपी बनाता है, अराउंड 16,000 कैलोरी। क्या करता है, 16,000 कैलोरी। तो सोचिए कि पूरा बॉडी एक बार का रेस्पिरेशन में कितना बनाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी जनरेट करता है। और ये एनर्जी के फॉर्म में तब कन्वर्ट होगा जब आप कुछ वर्कआउट करते हैं, यानी कि काम धाम करते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, सपाटा फपाटा, रनिंग वनिंग, मतलब कुछ भी आप वर्क एक्टिविटी करते हैं। ये चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी वर्क कर ही रहा हूँ, खड़ा होके पसीने पसीने में पूरा, तो इसमें ये एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज ये क्या होगा कि ये जो कैलोरी है जो बन रही है, आप खा पी कर सो जाइएगा तो भाई ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबको पता है कि फिर उस फैट को बर्न करने के लिए अलग से पैसा, समय और ऊर्जा सब कुछ देना होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन था कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए 2 एटीपी खर्च होगा, लेकिन मिलेंगे 4, तो 2 खर्च हुआ, मिल गए 4, 2 इन्वेस्ट किए और मिल गया 4, तो बच गए 2। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये पूरा आपका रेस्पिरेशन था, यानी कि श्वसन था, जो मानवों में होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप इससे आराम से बना लेंगे, उम्मीद करता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट, यानी कि श्वसन दर। इसको आरक्यू जो है, आरक्यू फैक्टर है, इसको कैसे निकालते हैं। तो जब भी रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, तो उसमें होगा क्या कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो वह यानी कि वहाँ पे यूज हो रहा है ऑक्सीजन और फर्दर वो टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो निर्मित CO2 है उसका टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई उपयोग किए गए O2 का वॉल्यूम, इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं RQ, ठीक है। किसको बोलेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का रेशियो। तो ये दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है। अब सोच के देखिए, हाई RQ भी सही नहीं है और लो RQ भी सही नहीं है, क्योंकि हाई RQ किस किस्म बनेगा, या तो आपके बॉडी में फैट का संचय हो। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, चीज़ों को जोड़िए तो आपको बड़ा मजा आएगा। बॉडी अभी बना रही है, खा पी के सो गए, सोच के देखिए, ऑक्सीजन जो जा रहा है उसकी मात्रा में क्या होने लगेगी, अब धीरे धीरे कमी आने लगेगी। CO2 का बनना बार बार हो रहा है तो उसका आयतन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इन दैट केस इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू ज़्यादा, तो ये अंश है, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो रेशियो निकालिएगा तो RQ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हाई हो जाएगा किस केस में, फैट के केस में। फैट बनता कब है, जब हम लोग रेस्ट करते रहते हैं, सो जाते हैं, इसी केस में ना बनता है जी। अब एक्टिविटी कीजिएगा तो फैट कहाँ बनेगा। बात है बुखार उखार, बुखार में भी इसीलिए बनता है कि बुखार में आप कुछ करने लायक रहते नहीं हैं, कोई एक्टिविटी करते नहीं हैं, काफ़ी एक्टिव नहीं रहते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं, मजबूरी होती है। तो इस केस में भी ये RQ का जो है लेवल वो हाई हो जाता है। फिर इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान, और इस वाले में लो RQ होता है ग्लाइकोजिनेसिस। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लाइकोलिसिस के समय RQ हाई होता है और ग्लाइकोजिनेसिस के समय में RQ लो होता है, ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। बाकी भूखा अगर रहिएगा तो समझिए इस केस में आपका RQ क्या होगा, डाउन, क्योंकि O2 जो है उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आप काम कर रहे हैं और भूखे हैं तो हैवी ब्रीदिंग करेंगे, ऑक्सीजन जाएगा, उसका कंजप्शन क्या हो गया, बढ़ जाएगा। और आप काम भी कर रहे हैं साथ में, भूख कब लगती है भाई, कब लगती है भूख, जब आप काम हम खूब कर दीजिएगा एकदम बढ़िया, एकदम धर झपाक एकदम मेहनत से, तब ना भूख लगती है। तो भूख लगने के केस में जो CO2 है उसका जो निर्मित यानी प्रोडक्शन है उसका वैल्यू कम हुआ, O2 का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ। इस केस में RQ जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायबिटीज के केस में भी ऐसा ही होगा। तो ये याद रखिएगा, लो RQ के कुछ केसेस हैं, ठीक। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनेसिस और डायबिटीज़ और भूखा रहने पर, भूखा मतलब आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं तब। अब इसका कुछ चीज़ों के लिए वैल्यू है वो देखिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, कार्बोनिक अम्ल यानी कि CO2 की वैल्यू बढ़ गई तो RQ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.33। प्रोटीन्स में 0.5 to 0.9 और जो फैट है उसका 0.7। तो इस तरीके से ये आपका रेस्पिरेशन का पूरा चैप्टर जो है आज हमने बड़ी मेहनत से कंप्लीट करवाया है। तो एक लाइक बनता है।
बाकी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आगे फिर ऐसे ही ह्यूमन सिस्टम के सारे वीडियोस मैं बड़ी अच्छे से और बड़ा डिटेल में लेके आऊँगा। कोई भी एग्जाम आप में बैठिए, एसएससी बैठिए, रेलवे बैठिए, सीजीपीएससी बैठिए, बायो का क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। एक छोटी सी बात थी, यहाँ तक अगर कोई वीडियो देखा होगा जिसने झेला होगा मुझे, तो वो जान ले, और ये मैसेज उसी के लिए है भाई, जो इतना पढ़ सकता है, इतनी शिद्दत से धैर्य रख के पूरा वीडियो देख सकता है, मतलब उसको सच में जॉब चाहिए। तो भाई तुमको जॉब चाहिए तो पिछले साल के पेपर्स को ही एकदम मापदंड मत बनाओ। उसमें बहुत कम सेक्शन से सीधे प्लांट से ही क्वेश्चन उठा के उसने बायो का फेंक दिया था एज इट इज, उठा कर सेल्फ स्कोरर से। आप बिल्कुल सेल्फ स्कोरर के क्वेश्चन को रट्टा मार दीजिए, लेकिन सिलेबस भी महत्व रखता है और पेपर उसके अकॉर्डिंग आएगा, हर बार ही ऐसा नहीं होगा। तो डर के एकदम पूरा एकदम मेडिकल वाला तैयारी कर देना है, ऐसा भी नहीं है। स्मार्टली सोचिए, अच्छा चीज़ों को रेफरेंस लीजिए, वीडियोस से आपको आधे से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एमसीक्यू जब आ जाएगा तो 70 to 75% सपोर्ट मिल जाएगा। 25% एक कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट की खुद की भूख होती है जिससे वो तैयारी करता है, और ये 100% बोलने वाले जो लोग हैं ना, सब झूठ बोलते हैं। 50% वीडियो हेल्प करेगा और उसमें और थोड़ा सा सोने पे सुहागा एमसीक्यूज लगा देते हैं। बाकी जो है वो स्टूडेंट की खुद की मेहनत होती है कि वो बाकी लोगों से कैसे आगे निकलता है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है। डरिए नहीं, उधर से करिए मत, भागने कूदने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू भी लाएंगे 1 नंबर का, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बड़ा ज़रूरी है लाइक करना और कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।